गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 9 ध्यान दो। क्लास 8 ठीक है। आज चूँकि आप ही लोग का है तो देखो इसमें है क्या कि जो हम लोग एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया, भारत में किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियों का हमारा विस्तार हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सपेंशन पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का एक वीडियो मैंने बना करके तुम लोग को सेंड किया था। नेक्स्ट था तुम्हारा दूसरा सब्सिडियरी अलायंस। इसमें भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हमारे थे जिससे ये भारतीय जो हमारे राज्यों को कहीं ना कहीं फोर्सफुली ही कहा जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वो निगोशिएबल टर्म उनके तरफ से इम्पोज किए जाते थे, इम्प्लीमेंट किए जाते थे, जिससे एक्सेप्ट कर पाना भारतीय जो इंडियन जो प्रिंसली स्टेट थे हमारे उनके लिए ये पॉसिबल नहीं दिखता था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग थी और वो डोमिनेंट बिहेव वाले एडमिनिस्ट्रेशन का मालिक हुआ करते थे, जो उनका डंका पूरे विश्व में बजता था। एक समय ऐसा था, जैसा कहा जाता है कि जो 206 जो हमारे इन पूरे वर्ल्ड में राज्य हैं, देश हैं, उसमें से जो कॉमनवेल्थ जो हमारा राष्ट्रमंडल समूह सदस्य का जो होता है उसमें 192 देश शामिल अभी हैं वर्तमान में, जिसमें अमेरिका आउट ऑफ है। अमेरिका उसका भाग नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी कभी न कभी हमारा ब्रिटिशों का गुलाम रहा था। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ब्रिटिश एम्पायर का जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी कितना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि 192 राज्यों पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसका शासन हमारा चलता था। अमेरिका थोड़ा सा स्वाभिमानी था, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला था, जॉर्ज वाशिंगटन, तो उसने सारी व्यवस्था को ही बदल दी और उसने उसकी परमानेंटेसी को एक्सेप्ट कभी भी नहीं किया ब्रिटिशों का। ठीक है, लेकिन ये फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव और थोड़ा सा ये धूर्त दिमाग के लोग थे, है ना। ब्रिटिश वाले जो लोग थे ना, क्लेवर थे, चालाक थे और कहीं ना कहीं कनिंग भी थे, कनिंग जिसको कहते हैं, धूर्त। ठीक है, तो इस प्रकार के मतलब जिसको कहते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से उसको एडॉप्ट कर लेना है, उसको अपने राज्य में शामिल कर ला, इन चीज़ों का। और एक कहा जाता था, इस एक समय हुआ करता था कि इसकी कॉलोनीज, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉलोनीज, मतलब उपनिवेश जो था हमारा, वर्ल्ड के लगभग देशों में उसका कॉलोनीज रन करते थे, जहाँ से कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया भी हमारी प्रारंभ हुई, जिसको हम लोग उपनिवेशीकरण भी बोलते हैं। ये टॉपिक पर आने के पहले हम लोग का ब्रीफिंग है, ठीक है। तो यूरोपियन शक्तियों में जो ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, पोर्तुगीज़ हो, डच हो, डेनिश हो, ये तमाम प्रकार के जो सब थे, ये सब कॉम्पिटिटर थे एक दूसरे का। ये कहानी ये चैप्टर नंबर 2 में तुम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे आपस में ही वो लोग, है ना, झगड़ते रहते थे और अपनी महत्वाकांक्षा का विस्तार करते रहते थे। लास्ट में एकमात्र टिका था फ्रांसीसी, जो ब्रिटिशों को टक्कर दिया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ना ठिकाने लगा दिया, बहुत छोटे से जगहों पर, जिसमें माहे है, पांडिचेरी, पुडुचेरी, ऐसे क्षेत्रों पर थोड़ा बहुत कोचीन वगैरह पर उसका प्रभाव रहा फ्रांसीसियों का, ब्रिटिश के रहने के बावजूद भी, है ना। लेकिन वो सब लगभग जगह से वो एबॉलिश हो चुका था, वहाँ से उसका पतन हो चुका था और समाप्त हो चुका था, ऐसा। तो ये कहा जाता था कि उसकी कॉलोनीज और कॉलोनाइजेशन की पूरी प्रक्रिया में हाँ, है ना, कॉलोनाइजेशन की पूरी प्रक्रिया में पूरे विश्व पर इसका जो विस्तार होता था, कहा जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि उसका कभी सूरज अस्त नहीं होता था। जैसे कि ग्लोबली तुम देखोगे, जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन के संदर्भ से जो दिन और रात का हमारा कंसेप्ट बना हुआ है ना, रोटेशनल मोशन के बेस पर, तो जहाँ भी सूर्योदय होता था वहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारा शासन चलता था, ऐसा। तो कहा जाता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। तो जब ये भारत में आया तो इसने भी फोर्सफुली बहुत सारे ऐसे चीज़ों का ना इम्प्लीमेंटेशन करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी अलायंस
और ये इनको मैंने बोला ना कि क्लेवर तो थे ही, चालाक होना अच्छी बात है, लेकिन ये कनिंग भी थे, कनिंग नेचर के थे, जिसको धूर्त किस्म का इंसान कहते हैं हम लोग। उसके पूरे क्या कहते हैं, ब्लड में ही धूर्तपन जो है ना घुसा हुआ था ऐसा। तो ये इन्होंने एक पॉलिसी को ना अडॉप्ट किया था इंडिया आने से पहले, क्योंकि भारत में तो हमेशा लोग आपस में ही झगड़ते रहते हैं ना। तो इसका संदर्भ था डिवाइड एंड रूल का। वो जानता था कि देश के अंदर में शक्तियाँ कमज़ोर हैं, और यहाँ के प्रिंसली स्टेट जो थे ना अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपस में ही झगड़ते रहते थे, जिसका फ़ायदा उसने उठाया। कभी उसको उकसाया, कभी उसको मनाया, कभी उसको खिलाफ में किसी और की लॉबी क्रिएट की, और इस तरीके से बहुत सारा साम्राज्य विस्तार के लिए उसने अलग अलग कंसेप्ट को अपनाने का हमारा काम किया। तो यहाँ पर देखो, मैंने बंगाल वाली कहानी तुम लोग पढ़ चुके हो, है ना। अब यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं साउथ इंडिया की तरफ में। तो देखो कैसे बंगाल में उसने डिवाइड एंड रूल को फॉलो किया कि सिराजुद्दौला जो नवाब लड़ने के लिए आतुर था, उसको उकसाने के लिए उसके ये मीर जाफ़र को ख़रीद लिया, फिर मीर जाफ़र को डाउन किया, फिर मीर कासिम को बनाया। इस तरीके से करते करते पूरे बंगाल पर कैप्चर करके, और बंगाल के गवर्नर के बाद में 1772 में पूरे भारत के गवर्नर जनरल का उसने ये कर लिया, और अपनी साम्राज्यवादी विस्तार नीतियों को ना आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रिंसली स्टेटों के साथ में झगड़ना हमारा प्रारंभ कर दिया। उस समय के दौर के बंगाल जो है ना, जैसे अभी तुम मुंबई देखते हो, आर्थिक राजधानी हमारे देश की है ना मुंबई, मतलब बंगाल, बिहार और आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आर्थिक समृद्धि थी, है ना। और उसमें विलियम फोर्ड का कंसेप्ट, विलियम सेंट फ्रांसिस का जो कंसेप्ट है तुम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे उसका फोर्टिफिकेशन करना पड़ता था। मतलब इतना ज़्यादा मनी और इतने ज़्यादा तमाम प्रकार के जो कमर्शियल एक्टिविटी का ट्रांजैक्शन होता था कि उसको सुरक्षित रखने के लिए फोर्टिफिकेशन, ध्रुवीकरण का प्रक्रिया को हमारा प्रारंभ किया जाता था। तो जब बंगाल पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, प्लासी की लड़ाई में बंगाल, फिर बक्सर वाली लड़ाई में पूरा मतलब उत्तर भारत कह सकते हो, दिल्ली से लेकर के अवध के नवाबों को, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब पर कैप्चर कर लिया। तो इसके साथ साथ में साम्राज्यवाद विस्तार में ब्रिटिशों का न केवल आर्थिक समृद्धि का विकास हो रहा था, बल्कि वो पॉलिटिकली भी ना काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था, है ना। तो एक ऐसी ही कहानी है हमारी अब अगली, जब ये सिक्योर हो गया कि बंगाल और उड़ीसा, अवध, दिल्ली वगैरह के क्षेत्रों पर अगर इसका कब्जा हो चुका था, तो इसने सोचा कि अब साम्राज्यवाद विस्तार को लेकर के आगे बढ़ें, और उसने मैसूर की तरफ रुख किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और मैसूर में दो हमारे शासक थे, मुसलमान ही थे लेकिन काफ़ी मतलब स्वाभिमानी थे। इसका नाम है हैदर अली, यहाँ देख सकते हो, हैदर अली। और दूसरा उसके ही पद चिन्हों पर चलने वाला उसका बेटा था टीपू सुल्तान, है ना। टीपू सुल्तान को भी देख सकते हैं। और ये आंग्ल मैसूर वार का एक छोटा सा ये फ़ोटो कटिंग्स दिखाया है, किसी पेपर वगैरह से ऊपर किया होगा लोग, है ना, किस तरीके की लड़ाइयाँ हुई थी उस दौर में, है ना। तो मैं शुरू से इस कहानी को ब्रीफ कर रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। ये पैराग्राफ तुम लोग देखना ऊपर का, रिलेशन ऑफ द इंग्लिश विथ मैसूर, है ना, चूँकि डिस्प्ले पर लगातार देखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तब अपना बुक ओपन मैं बोलता हूँ करने के लिए, आप उसको कर लीजिएगा बुक से, है ना। मैं बुक का कंटेंट को ना ये कन्विंस कर रहा हूँ। दे रहा है कि इन 1760, है ना, 1760 में हैदर अली बिकेम द किंग ऑफ मैसूर, मैसूर का राजा बना। एंड ही वॉज ए वेरी एम्बिशियस रूलर। एम्बिशियस का मतलब होता है काफ़ी महत्वाकांक्षी, है ना, एक महत्वाकांक्षी रूलर था। ही मेड अप हिज माइंड टू बिकेम द मोस्ट पावरफुल रूलर इन द साउथ। उसके दिमाग में ऐसा था, माइंड सेट किए हुए था कि साउथ इंडिया का सबसे पावरफुल शासक बनना है, ठीक है। एंड ही वांटेड टू एक्सपेंड हिज पावर एट द कॉस्ट ऑफ द नेबरर्स। ये चाहता था कि उसका जो साम्राज्य है ना, वो ये अरबियन सी वाला एंड की तरफ में, और वो बे ऑफ बंगाल वाले एंड की तरफ में, मतलब कर्नाटिक रीजन्स में, और जिसको मैसूर हो गया, बिदर हो गया,
उधर चेन्नई उन्नई वाला भी रीजन तुम्हारा, जिसमें त्रावणकोर वगैरह उसके में शासक हमारे हुआ करते थे, उन लोगों को उस स्तर पर विस्तार हो चाहता था। देर आर द मराठा एंड द ब्रिटिश एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वे आर जेलियस ऑफ हैदर अलीज ग्रोइंग पावर। कहा जाता है ना कि अगर तुम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हो तो तुम्हें देख करके ना जलने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। जेलियस का मतलब होता है ना ईर्ष्यालु स्वभाव का, ईर्ष्या करना। तो इस प्रकार के जो कह रहा है कि हैदर अली इज़ ग्रोइंग पावर, है ना, हैदर अली की शक्ति का जो विस्तार हो रहा था, उसकी जो ये एम्पावरमेंट हो रही थी, ये जो है ना मराठास का, है ना, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का और हैदराबाद के निज़ामों को, मैंने तुमको बताया था कि त्रिकोणीय संधि हुई थी उसके बीच में, ट्राई पार्टी जो हमारी होती है ना, अलायंसेस बना था, एक गठबंधन बना था। तो मराठा को भी इससे जलन होती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो जलन हो या ना हो, उसको तो किसी भी तरीके से वो क्या कहते हैं, लड़ना था, झगड़ना था और राज्यों पर कब्जा करना था। ठीक है, तो ब्रिटिश तो था ही, और एक जो प्रिंसली हमारे थे हैदराबाद के निज़ाम जो थे, ये भी उससे ना ईर्ष्या का प्रवृत्ति रखते थे, है ना, ऐसा। तो ये कहा जाता है ना कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। अब ये हैदर अली के महत्वाकांक्षा और हैदर अली के विस्तार को सब लोग डाइजेस्ट जब नहीं कर पा रहे थे, तो मराठा जो थे ना, मराठा ये हैदर अली का दुश्मन बन बैठा, ब्रिटिश हैदर अली का दुश्मन बन बैठा, और निज़ाम तो खैर हमेशा से ही जयचंदो की भूमिका में रहे, है ना, इनका ऐसा रहा। तो ये तीनों जो लोग मिल करके, है ना, कहने का मतलब एक ही शक्ति को ना समाप्त करना था, वो था हमारा ये हैदर अली। तो जब एक ही दुश्मन को समाप्त करना था तो एक आदमी से पॉसिबल नहीं था, चूँकि ये दोनों बाप बेटा जो थे ना, हैदर अली और टीपू सुल्तान, काफ़ी ब्रेव थे, योद्धा थे, वॉरियर की तरह लड़ते थे, इनको हरा पाना संभव नहीं था। तो तीनों ने मिल करके ना इसके ऊपर में अटैक करने की रणनीति बनाई। तो तेरा नेक्स्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड एन अलायंस विद द मराठा एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद टू क्रश द पावर ऑफ हैदर अली। हैदर अली की शक्तियों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये मराठा और निज़ामों के साथ में ना एक एलाइज फॉर्म किया। इसी को ना डिवाइड एंड रूल कहते हैं। और उसने उसको प्रलोभन दिया मराठे को, कि मराठों को बोला कि मैं आपको टॉर्चर नहीं करूँगा, निज़ामों को बोला कि मैसूर को जीत लेंगे तो हैदराबाद नज़दीक में आपका है, साम्राज्य विस्तार आप करिएगा, खूब लाभ कमाइएगा, और मैं केवल व्यापार करूँगा, है ना। गलत सलत प्रलोभन दे करके उसको अपने पार्टी में मिला लिया और उसके ऊपर में अटैक करने की रणनीति उसने बनाई। तो दे रहा है कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट 32 ईयर्स, अगले 32 सालों के शासनकाल में हैदर अली के ब्रिटिश सरकार से उसने चार बार लड़ाइयाँ लड़ी, जिसको चारों इम्पोर्टेंट जो अंग्ल मैसूर वार के नाम से हमारा जाना जाता है। अब आप यहाँ आ जाइए इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट, the state of Mysore rose to prominence in the politics of South India under the leadership of Hyder Ali in 1761. He became the de facto ruler of Mysore through the Hindu ruler remained as a nominal sub-region who was sworn to the पब्लिक वंस a year। ठीक है, ये दे रहा है कि महत्वाकांक्षा थी ही, और हैदर अली के साम्राज्य का पूरा डंका बज रहा था साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया में हैदर अली एक डिफेक्टो रूलर बन चुका था। मतलब डिफेक्टो रूलर का मतलब होता है उसकी पारामाउंटेसी का होना, जैसे कि सरकार किसी की भी हो, है ना, चलती उसी की है ना। डिफेक्टो एक वर्ड आता है, जिससे अभी वर्तमान में तुम लोग देखोगे डिफेक्टो सीएम और डिफेक्टो पीएम का वर्ड आता है। जैसे 2004 में जब मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो कहा जाता था कि सोनिया गांधी जो है ना डिफेक्टो पीएम है। डिफेक्टो पीएम का मतलब हमारा हो गया कि नाम तो है मनमोहन सिंह का, लेकिन काम जो होता है सोनिया गांधी के इशारे पर होता है। तो उधर भी ऐसे ही हमारे होती थी, मतलब जो भी स्टेट ऐसे थे अगल बगल के और जो राजा थे, वो कहीं ना कहीं उसकी परमानेंटेसी को एक्सेप्ट किए हुए थे, और वही चाहता था, हैदर अली जो चाहता था वही होता था। तो दे रहा है कि द वार ऑफ सक्सेशन इन कर्नाटका एंड हैदराबाद, द कन्फ्लिक्ट ऑफ द इंग्लिश एंड द फ्रेंच इन द साउथ इन द डिफीटेड ऑफ द मराठाज इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हेल्प हिम टू
एक्सटेंडिंग द कंसोलिडेटिंग द टेरिटरी ऑफ मैसूर। इसमें दे रहा है कि उसके साथ साथ में जो उत्तराधिकार के लिए जो लड़ाई थी, सक्सेशन ऑफ वार जिसको हम लोग कहते हैं कि किसका होगा, तो ये कर्नाटका और हैदराबाद के बीच में जो लड़ाई हुई थी, कन्फ्लिक्ट ऑफ द इंग्लिश एंड फ्रेंच, और फ्रेंच भी ना इंग्लिशों के साथ में अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। इधर कर्नाटका और हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट थे वो आपस में लड़ रहे थे। इसके बाद में दे रहा है कि द मराठा इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हेल्प हिम। इस तरीके से मराठे का जो पराजित होना, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी, ये कहीं न कहीं मैसूर राज्य के अपने साम्राज्य विस्तार के बारे में, साम्राज्य को कंसोलिडेट करने के लिए, समाहित करने के लिए उसको मजबूर किया। और कोई भी जो शासक हमारा होता है वो मजबूती से अपने राज्य की सीमा को न सुरक्षित रखने का प्रयास हमारा करता है, ताकि उसके सब रीजन्स जो हमारे होते हैं ना, संप्रभुता पर कोई चोट नहीं आए। अभी वर्तमान में है ना, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, ये लोग कहते हैं ना कि 1 इंच ज़मीन हम नहीं देंगे, चाइना को या पाकिस्तान हो, कोई भी हो, हमारे मतलब सरहदों की तरफ कोई देखेगा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। ये तमाम प्रकार की सी बातें होती है। और देखो कि सीमा विस्तार वाले पर कितना सख्त है कि नहीं, हमारे एरिया में आप नहीं घुसिए, विवादित क्षेत्रों में आप नहीं जाइए। और वो जो स्काई चीन जो भारत का हड़प लिया है चाइना ने, या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, ये सब लोग चाहते हैं कि वो पूरा एरिया हमारा हो जाए, है ना, और हमारे क्षेत्र को कोई ये ना करे। तो ये हर एक शासकों का महत्वाकांक्षा होती है कि उसकी ज़मीन के एरिया में कोई आकर के उसको ना आंखें ना दिखाए। तो ऐसा ही हमारा कंसेप्ट उसके हैदर अली के दिमाग में था। नेक्स्ट करेगा हैदर अली वाज डिफीटेड बाय द मराठा पेशवा माधव राव इन 1764 एंड फोर्स टू साइन अ ट्रीटी इन 1765। ये 1764 में मराठा पेशवा के द्वारा पराजित हो गया हैदर अली, और उसको ज़बरदस्ती साइन करने के लिए दिया गया 1765 की जो संधि हुई थी हमारी उसको। एंड ही सरेंडर हिम अ पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी एंड ऑल्सो अग्री टू पे ₹28 है ना लाख पर एनम। इस संधि में ये तय किया गया कि कुछ जो पार्ट तुम्हारा है ना टेरिटरीज़ का, वो तुम रिलीज़ करोगे, उसको ये मराठा वगैरह को दे दोगे। और 28 लाख पर एनम, सालाना 28 लाख रुपए उसको ना हर्जाना भुगतने की सज़ा दी गई। एक सज़ा ही है, ट्रीटी ऑफ जो होता है संधि होता है नाम का, लेकिन एक पक्ष का साथ अन्याय ही होता है हमारा। तो दे रहा है कि द निज़ाम ऑफ हैदराबाद डिड नॉट एक्ट एलोन बट प्रेफर टू एक्ट इन ए लीग विद द इंग्लिश विच रिजल्टेड इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर। अब ये जो थी संधि उसके लिए डाइजेस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल था, चूँकि हैदर अली काफ़ी स्वाभिमानी व्यक्ति था। और ये निज़ामों का जो हमारा ये धोखा जो था, ब्रिटिशों का दबदबा जो था, ये कहीं ना कहीं हैदर अली के स्वाभिमान को चोट पहुंचा दिया। नतीजा ये हुआ कि पहला जो अंग्ल मैसूर वार हुआ था हमारा 1767 से 1769 तक, है ना, इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी। तो इसमें दे भी रहा होगा, देख लो यहाँ पर, इस पैराग्राफ को ही पूरा मैं पढ़ रहा हूँ। द मेन कॉजेज ऑफ दिस वार वेयर हैदर्स ambition to drive the British away from the Carnatic, and finally from the India, the British realization of the threat posed to them by Hyder। इसका दे रहा है कि इस कर्नाटिक वार का सबसे पहला मुख्य कारण था हमारा कि हैदर अली का जो हमारा लक्ष्य था, एम्बिशन था, कि कर्नाटिक रीजन से ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा देना और कहीं ना कहीं भारत से भी उसको ना भगा देना, ऐसा। और दे रहा है कि ट्राइपट्टी अलायंस वाज फॉर्म्ड अगेंस्ट हैदर बाय द ब्रिटिश, द निज़ाम, द मराठा, है ना। अंग्रेज़ तो था ही, उसने निज़ामों को अपने साथ ले लिया, मराठा को अपने साथ ले लिया। मतलब हैदर अली को यहाँ 3 शक्तियों से लड़ना था एक साथ। 2 आप हमारे देश के ही प्रिंसली स्टेट थे और एक हमारा ब्रिटिश था। नेक्स्ट दे रहा है कि हैदर सक्सेस ले इन ब्रेकिंग द अलायंस एंड डिक्लेरेशन ऑफ वार ऑन द ब्रिटिश। इस तरीके से हैदर अली ने और इसके बीच में जो है युद्ध प्रारंभ हो गया। द वार इंडेड विद द डिफीट ऑफ ब्रिटिश, द वार इंडेड विद द डिफीट ऑफ ब्रिटिश एंड द पैनिक, है ना, स्टिकन मद्रास नाउ चेन्नई गवर्नमेंट कंक्लूडेड द हेमलेटिंग ट्रीटी ऑफ मद्रास इन 1769, है ना, 1769 में
है ना, एक संधि हुआ मद्रास में ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल ये restitution of the each other territory and the defensive alliance between the two parties coming the England to help Hyder Ali in case he was attacked by another power। ये दोनों के बीच में निगोसिएशन हमारा ये हुआ इस संधि में, मद्रास की संधि में, कि हम एक दूसरे की सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और दे रहा है कि इंग्लिश टू हेल्प, है ना, कमिटिंग द इंग्लिश टू हेल्प हैदर अली इन केस ऑफ ही वाज अटैक बाई अनदर पावर। और उसने एग्रीमेंट ऐसा किया कि अगर तुम्हारे साम्राज्य पर किसी का मतलब दूसरे राज्यों का या देश का अगर आक्रमण हमारा होता है तो वहाँ पर हम तुम्हारी मदद करेंगे और हम लोग एक दूसरे की सीमा में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऐसा। नेक्स्ट तुम्हारा है सेकंड एंग्लो मैसूर वार। इस संधि के साथ में युद्ध हमारा समाप्त हो गया था। तो नेक्स्ट सेकंड वार जो दे रहा है वो है 1769 की जो संधि थी ना, द ट्रीटी ऑफ 1769 बिटवीन हैदर अली एंड द इंग्लिश कंपनी प्रूव्ड मोर इन द नेचर ऑफ ए ये टॉक द हैदर अली एक्यूज द कंपनी ऑफ नॉट ऑब्जर्विंग द टर्म्स ऑफ द डिफेंसिव treaty by refusing to help him when the Madras attacked Mysore in 1771। दे रहा है कि इसका कहीं न कहीं वायलेशन हुआ हमारा 1769 का जो हमारा संधि हुई थी, जब मैसूर में ये हेल्प हिम व्हेन द मराठाज अटैक द मैसूर इन 17। मराठा लोगों ने जब 1771 में इस पर अटैक किया तो उसने कुछ ये हेल्प नहीं किया, ऐसा कुछ करके। तो हैदर अली ने फाउंड द फ्रेंच मोर हेल्पफुल देन द इंग्लिश। उसको ऐसा लग गया कि सब धूर्त है, लादों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा और ये धोखाबाज है, कभी भी जिसे चाइना भी कर रहा है उसी तरीके का, है ना। तो उसको लगा कि ब्रिटिशों की अपेक्षा फ्रेंच जो है ना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है। फर्दर इन 1778 इंग्लिश इन इंडिया सीज द फ्रेंच सेटलमेंट इंक्लूडिंग माय। और उधर दोनों के बीच में झगड़े हो रहे थे, फ्रांसीसियों के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में। तो अंग्रेज़ लोग जो थे माहे और जो एरिया कोचीन वगैरह था जिसके लिए मैंने बोला, वो सारे पोर्ट वगैरह को ना सीज कर दिया फ्रांसीसियों को भगाने के प्रक्रम में। और दे रहा है कि ये जो पोर्ट बंद होना हैदर अली के लिए काफ़ी क्रूशियल था, चूँकि इससे न उसकी एंट्री ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई का जो चेन था वो प्रभावित होता था। और हैदर अली ट्राई टू टेक माहे पोर्ट बट इन वेन एंड ही अरेंज अ ज्वाइंट फ्रंट विद द निज़ाम एंड द मराठा अगेंस्ट द कॉमन इनमी द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसने ऐसा महसूस किया कि अंग्रेज़ ही नहीं हमारे दुश्मन हैं बल्कि हमारे मराठे भी दुश्मन हैं और कहीं न कहीं निज़ाम भी, शैतान लोग जो हैं इस तरीके की प्रवृत्ति वाले, ये हमारे दुश्मन हैं और हमको कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो इसने फाउंड आउट किया कि हम फ्रांसीसियों के साथ बेहतर अपने संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं और अंग्रेज़ों के साथ साथ में निज़ाम और मराठा भी हमारे समान रूप से दुश्मन है। द वार लास्टेड फ्रॉम 1780 टू 1784। इस तरीके से जो ये युद्ध हमारा चला 1780 से 84 के बीच में हुआ। बट ही डाइड इन 1782 एंड ही वाज सक्सीड बाय हिज सन टीपू सुल्तान। दुर्भाग्य था, इतना बड़ा योद्धा जो था 1782 की जो सेकेंड आंग्ल मैसूर वार था, है ना, उसमें दुर्भाग्यवश हैदर अली जो था शहादत को प्राप्त कर लेता है, शहीद हो जाता है इसमें युद्ध में। कहाँ है? हाँ, नेक्स्ट है। और उसका जो बेटा था वो भी बेटा भी काफ़ी योग्य था, टीपू सुल्तान नाम था, अपने पिता की तरह ही स्वाभिमानी और एक कुशल योद्धा था, लड़ने में बहुत ज़्यादा पारंगत था। तो नेक्स्ट दे रहा है बट ही डाइड इन इतना एंड सक्सेस बाय द हिज सन। उसका उत्तराधिकारी था टीपू सुल्तान था। तो दे रहा है थर्ड आंग्लो मैसूर वार। द वार बिटवीन टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिश बिगेन इन 1789। ये युद्ध हमारा 1789 में प्रारंभ हुआ और 92 तक चला एंड इंडेड इन द टीपूस डिफीट इन 1792। और ये इस तरीके से टीपू सुल्तान की पराजय के बाद में 1792 तक ही चला। एंड इवन थ्रू टीपू फाउट विथ एग्जाम्पलरी ब्रेवरी, है ना,
दे रहा है कि एक उदाहरण देने लायक योद्धा की तरह, ठीक है ना, एक साहसिक मतलब योद्धा की तरफ उसने लड़ाई लड़ा। लॉर्ड कॉर्नवालिस द गवर्नर जनरल हैड सक्सीड थ्रू ये श्रेड डिप्लोमेसी इन आइसोलेटिंग हिम बाई winning over the Maratha and the Nizam and the rulers of Travancore and कुर्ग। ये एक उसने कर्नवालिस ने एक पॉलिसी लाई थी जिसमें कहीं ना कहीं उन लोगों को उसने निगोशिएट कर लिया था आसपास के क्षेत्रों का। डिप्लोमेसी की बात कर रहा है। डिप्लोमेसी तुम्हारी होती है, कूटनीति होती है ना, झूठ साँच जाल फरेब जैसे भी करके अगल बगल के राज्यों को अपने राज्य में मिला लेना हमारा, ऐसी उसकी कूटनीति कही जाती है। हालांकि पॉलिटिशियन के लिए और पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी शासन सत्ता के संचालन करने के लिए, है ना, अपनी शक्तियों को बरकरार रखने के लिए। तो ऐसी पॉलिसी, चूँकि वो लोग तो इसी में महारत थे, है ना, कर्नवालिस वगैरह, तो दे रहा था ट्रावनकोर। एंड दिस वार अगेंस्ट रिवील्ड दैट द इंडियन पावर्स वेयर शॉर्ट साइटेड इनफ टू एड द फॉरनर अगेंस्ट अनदर इंडियन पावर फॉर द सेक ऑफ द टेम्प्रोरी एडवांटेज। उसमें दे रहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो डिवाइड एंड रूल को फॉलो कर रही थी, तो एक लंबी लड़ाई लड़ रही थी, और ये छोटे छोटे जो शासक थे हमारे अपने छोटे छोटे लाभों को ध्यान में रख करके ना आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो नेक्स्ट रहा द थर्ड मैसूर वार केम टू एंड एंड बाय द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम इन मार्च 1792। उसके पराजित होने के बाद में 1792 में श्रीरंगपत्तनम में एक संधि हुई हमारी, और संधि के साथ में इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा हमारी कर दी गई। नेक्स्ट है यहाँ आ जाओ नेक्स्ट में। दिस ट्रीटी रिजल्टेड द सरेंडर ऑफ द नियरली हाफ ऑफ द मैसूर टेरिटरी टू द ब्रिटिश। इसमें हुआ था कि मैसूर का आधा राज्य जो था हमारा कहीं ना कहीं ब्रिटिश को दे देना है, सरेंडर कर देना है। एंड द ब्रिटिश एक्वायर्ड ये बरमहल, डिंडीगुल उस जगह का नाम है, मालाबार। एंड वाइल द मराठाज गॉट टेरिटोरी ऑन द तुंगभद्रा साइड एंड द निज़ाम एक्वायर टेरिटोरी फ्रॉम द कृष्णा टू पिनार। एंड टीपू also had to pay a war indemnity of over 3 crore of rupees। अब देखो इस संधि में क्या हुआ कि मैसूर का आधा राज्य था ब्रिटिश के कब्जे में आ गया, और ये जो मराठा लोग थे तुंगभद्रा तक के क्षेत्र को ना अपने में शामिल कर लिया। निज़ामों को कृष्णा से पिनार नदी तक के आसपास के क्षेत्र को दे दिया गया, और इसके साथ साथ में टीपू सुल्तान पर एक ये पैसे का भी उस पर एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया। टीपू ऑल्सो हैड टू पे अ वार कंपेंसेशन जो था, मेन इंडेमनिटी होती है, उसकी जो राशि होती है कि तुमने युद्ध लड़ा, नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करो, ये 3 करोड़ रुपीस देने की बात उसके ऊपर में कही गई। तो तुम देखोगे कि ये एक प्रकार की संधि जो थी कहीं ना कहीं मैसूर के राज्यों का एक बंदरबाट था हमारा। कुछ मराठी ले गए, कुछ निज़ाम ले गए, कुछ बचा खुचा तुम्हारा ब्रिटिश ले गए। तो ये सब मिल करके ना एक स्ट्रेटेजिकली इसको बर्बाद करना चाहते थे टीपू सुल्तान को, और टीपू भी अपने फादर की तरह स्वाभिमानी था, तो इतना आसानी से बैठने वाला नहीं था। नेक्स्ट दे रहा कि टीपू कंटिन्यू द वार ऑफ अनदर ईयर बट एब्सोल्यूट, है ना, सक्सेस eluded both the sides, and the tired of war the two sides concluded peace treaty of Mangalore. By this treaty it was decided that the English would return Srirangapatnam to Tipu, and Tipu would hand over the fort of बदनूर है टू द इंग्लिश। और इसमें और भी सारे निगोशिएशन हमारे होने लगे कि ये किला दे दो, वो जगह दे दो, ऐसा करके हमारा। तो ये कहीं ना कहीं उसके स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ करने जैसा था हमारा टीपू सुल्तान का। तो इसकी परिणति हमारी हुई चौथा आंग्ल मैसूर वार। तो जो हमारा फोर्थ आंग्ल मैसूर वार होगा उसमें तुम देख सकते हो कि विथ हिज डिफीट इन द थर्ड आंग्ल मैसूर वार टीपू वाज बर्निंग विथ रिवेंज। देखो इसमें दे रहा था कि जो तृतीय जो लड़ाई हुई थी आंग्ल मैसूर राज्यों के बीच में, टीपू सुल्तान और ये ब्रिटिशों के बीच में,
तो उसमें जो पराजित हो गया था वो, तो दे रहा है कि टीपू वाज बर्निंग विथ रिवेंज, बदले की आग में ना वो जल रहा था, ठीक है। एंड ही वांटेड टू गेट बैक हिज टेरिटोरी एंड टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव ही कैरिड वन नेवर नेगोशिएशन विद द फ्रेंच एंड जमन शाह ऑफ काबुल, है ना। और इसको प्राप्त करने के लिए उसने अपना निगोशिएशन तय किया फ्रांसीसियों के साथ में, चूँकि उसके फादर भी लिबरल थे फ्रांसीसियों के प्रति, और एक काबुल का शासक था हमारा उससे। टीपू वांटेड हिज एलाई टू एक्सपेल द इंग्लिश लॉर्ड ब्लेजली आफ्टर मेकिंग द सब्सिडियरी अलायंस विद द निज़ाम एंड आस्क टीपू सुल्तान टू एक्सेप्ट द सेम बट ही रिफ्यूज़। और इसका पंगा एक बार पहले भी ना ये इसके टाइम में ब्लेजली के टाइम में ये 1802 वाला जो सब्सिडियरी अलायंस था उसको एक्सेप्ट करने से भी उसने मना कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं वो तो ब्रिटिशों को बार बार उकसाने जैसा है ना, कोई बड़ा आदमी कोई प्रपोजल देता है उसको एक्सेप्ट ना करना, यानी कि उसकी दुश्मनी लेना। मैसूर वाज अटैक फ्रॉम टू साइड्स, दो तरफ से उस पर हमला कर दिया गया इसके बाद में बदले की नीयत से। एंड द मेन आर्मी अंडर द जनरल हैरिस नाम था उसका ब्रिटिश का, बाय द निज़ाम ऑफ द सब्सिडियरी फोर्स अंडर, इसके बाद में निज़ाम की भी आर्मी जो थी उसको हेल्प कर रही थी, है ना, उसका नाम था अर्थूर, उसका सेना नायक था। एंड विलेजली अटैक मैसूर फ्रॉम द ईस्ट वाइल अनदर आर्मी एडवांस, है ना, फ्रॉम बॉम्बे, एक मराठे की तरफ से, दूसरा हैदराबाद की तरफ से, तीसरा तो ब्रिटिश की अपनी आर्मी थी। अगेन तीनों मिल करके ना टीपू सुल्तान पर हमारा हमला करना प्रारंभ कर दिया। लास्ट पैराग्राफ है जिसमें दे रहा है कि टीपू वाज एट फर्स्ट डिफीटेड बाय द बॉम्बे आर्मी, पहले मुंबई की आर्मी यानी कि मराठे लोगों ने उसको पराजित कर दिया। एंड वाज लेटर ऑन डिफीटेड बाय द जनरल हैरिस, फिर इसके बाद में ब्रिटिश आर्मी ने उसको हराया मलवाली में। एंड टीपू डायड फाइटिंग ब्रेवली, और इस तरीके से हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी 1799 में, जो चौथी जो आंग्ल मैसूर वार था हमारा, ये उसमें टीपू सुल्तान मारा गया। एंड द मेंबर ऑफ हिज फैमिली वेयर इंटेंडेड एट बेलोर, उसको बेलोर में स्थापित कर देगा उसके परिवार वाले को। बॉय ऑफ द अर्लियर मैसूर रॉयल फैमिली वाज इंस्टॉल्ड ऑन द गद्दी ऑफ मैसूर एंड सब्सिडी रिलायंस वाज इम्पोज्ड, और वहाँ पर सहायक संधि लागू करके ना उस राज्य को हड़प लिया गया। एंड दस द फोर्स ऑफ द मैसूर वार डिस्ट्रॉय द स्टेट ऑफ मैसूर विच वाज रूल बाय हैदर अली 33 ईयर्स बैक। इस तरीके से 33 साल का एक मैसूर राज्य का जो था हमारा उत्कर्ष वो समाप्त हो चुका था, एक यानी कि स्वतंत्र जो हमारे प्रिंसली स्टेट था राज्य का, हमारे अपने ही देश के जयचंदों के द्वारा, है ना, असहयोग होने के कारण। इसमें जयचंद थे मराठा और निज़ाम, जिसने हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे महत्वाकांक्षी रूलर का ना काम समाप्त कर दिया, और ब्रिटिश अपने मंसूबे में हमारा कामयाब रहा। तो देखो अब ये ऐसा नहीं है कि यहीं पर रुक जाएगा, तो आंग्ल मैसूर के बाद में एक फेज़ तुम्हारा अलग से बनता है आंग्ल मराठा का। अब ये मराठे लोग तो लोगा कि चलो हैदर अली को मैंने पराजित कर दिया, मैंने टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया, टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया, तो ये ब्रिटिश वाले ना निज़ामों को बहुत बड़ा साम्राज्य दे देंगे और मराठों को बहुत ज़्यादा ये बढ़ने देंगे, ऐसा नहीं था। अब अगली बारी थी मराठे की, ठीक है। तो देखो स्ट्रगल विथ मराठा, चूँकि वो तो दिनों दिन मजबूत होते जा रहा था ना पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी। पहले बंगाल को हाँ शामिल किया, फिर अब मैसूर राज्य भी उसके शामिल हो गए। उसकी जो कॉलोनियल आर्मी थी वहाँ से जो आती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, उसके पास में पूरी तैयारी के साथ वो लोग आते थे। तो इस तरीके से वो काफ़ी दिनों दिन पावरफुल होते चला जा रहा था, और कहीं ना कहीं साम्राज्य विस्तार में वो सफल होते जा रहा था। तो अब इतना शक्तिशाली होने के बाद में फिर निज़ामों को उकसाया कि अगली बार बारी है मराठों की, उसके खिलाफ हमको ना लड़ने के लिए तुम हमको मदद करो। निज़ाम थे ही, निज़ाम फिर मराठे के पास मदद करेंगे। तो अगली लड़ाई होगी हमारा कि कैसे हमारा डिस्ट्रॉय हुआ मराठा लोग, जिसमें 3 लड़ाइयों का जिक्र इसमें किया गया है। जो प्रमुख लड़ाइयाँ थी, फर्स्ट आंग्ल मराठा, सेकंड आंग्ल मराठा और थर्ड आंग्ल मराठा, ये 3 लड़ाइयाँ, और कैसे मराठे लोग हमारे डिस्ट्रॉय हो गए। हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पर इसमें आप समझने का प्रयास कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। तो ये आंग्ल मराठा के साथ में जो
क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में।